तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए कि वो आधा डिस्टेंस v1 से चला और आधा डिस्टेंस v2 से चला, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से करेंगे ये हमने देखा था। और फिर हम लोगों ने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी किया था जिसमें हम लोगों ने बोला था कि अगर वो 2/5 डिस्टेंस v1 से चलता है और 1/5 डिस्टेंस v2 से चलता है एंड 2/5 डिस्टेंस v3 से चलता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। और फिर हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक भी देखा था जिससे कि हम लोगों ने डायरेक्टली क्वेश्चन को कर लिया था, है ना। अब इसमें दूसरे तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि जैसे कि क्वेश्चन हम लोग दूसरा करते हैं। लेट्स से कि बोल दिया गया कि कोई एक पर्सन था जो कि अपने टोटल टाइम का एक ट्रैवल होता है ना, अगर कोई पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा है, तो उस टोटल टाइम का आधा टाइम v1 से चला है और आधा टाइम v2 से चला है। इफ द बॉडी travels with speed v1 for half of its total time and another half with v2, then find average speed। सॉल्व करो इसको। तो देखो इसमें करना क्या पड़ेगा हमें कि टोटल टाइम का आधा टाइम उसने चला है v1 से और दूसरा टाइम चला है v2 से। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो लगा है वो t लगा है, तो इसका आधा टाइम t/2 और इसका आधा टाइम t/2। इसने v1 से चला और इसने v2 से चला, तो इस वाले के लिए उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा s1 और इस वाले के लिए उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा s2। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? h2 माइनस डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, अभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 बोल लो, तो t1 होगा t/2 एंड दूसरा भी टाइम t/2 ही है। तो क्या मुझे s1 और s2 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा? अब देखो s इज इक्वल्स टू v इंटू टी होता है, तो पहले वाले के लिए s1 इज इक्वल्स टू v1 इंटू t/2 होगा और दूसरे वाले के लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे? s इज इक्वल्स टू v इंटू टू टी, सो s2 इज इक्वल्स टू v2 इंटू t/2। तो इधर से s1 और s2 दोनों मेरे को निकल करके आ गया। अब वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देता हूँ। s1 कितना? s1 इज v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 और नीचे आया t। t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी द एवरेज स्पीड। तो एक जनरल फॉर्मूला हुआ कि अगर v1 और v2 आधे आधे टाइम के लिए चलाते, t/2 और t/2 के लिए चलाते, लेकिन अगर t/2 टाइम के लिए नहीं चलेगा तो क्या होगा? तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि वो अपने टोटल टाइम का 2/5 ऑफ टोटल टाइम v1 से चला, 1/5
ऑफ टोटल टाइम वो v2 से चला एंड रिमेनिंग उसने v3 से चला। तो अब तुम्हें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी या फिर स्पीड। सॉल्व करो इसको। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए उसने क्या बोला है कि 2/5 टाइम इस तरीके से चला। तो मैं वापस से एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ और 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो टोटल टाइम का 2/5 टाइम, 1/5 टाइम एंड 2/5 टाइम इसने कुछ ऐसा से चला। और ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 एंड ये वेलोसिटी v3। तो इसमें डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा s1, ये s2 एंड ये s3। तो s1 इज इक्वल्स टू v into t and s2 is equals to v2 into 1/5 into t and s3 is equals to v3 into 2/5 into t। तो ये 3 डिस्टेंसेस निकल गया। अब एवरेज निकालना है तुम्हें। एवरेज का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर से वही काम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय 5t प्लस 1/5t प्लस t होने वाला है। तो अब इसका वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ। s1 का वैल्यू 2/5 v1 इंटू टी, v2 इंटू टी प्लस 2/5 और टी कैंसिल, एवरेज निकल के आ गया। दैट इज इक्वल्स टू 2/5 v1, 2v1 प्लस v2 प्लस 2v3 डिवाइडेड बाय 5। इस जगह पे ये v3 है। ठीक है, क्या समझ में आया सबको? हाँ सर। तो ये v एवरेज निकल जाएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे होगा। शॉर्ट ट्रिक में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी टाइम का रेशियो है वो ले लो। तो ये 2/5 था, बस वो लिया मैंने। और ये कितना था, 1/5 था, वो लिया मैंने। और 2/5 था, वो लिया मैंने। ये वेलोसिटी v1 से जा रहा था, ये v2 से जा रहा था और ये v3 से जा रहा था। सभी को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनेगा ये 2v1/5, ये बनेगा v2/5 और ये बनेगा 2v3/5। और v एवरेज निकालने के लिए तीनों का बस ऐड कर लो। 2v1/5 प्लस v2/5 प्लस 2v3/5, ये आ जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज शॉर्ट ट्रिक। अब एक इरोडोव का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि a person travels half of total distance with v1 and remaining half with v2 and v3. It travels with v2 for half of total time of
remaining distance and another half time with v3 पूछा गया। then find the ठीक है, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। तो नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके लेके आना, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं तुम लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ करने के लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे और क्या बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो एक्सेलरेशन है क्या, इसमें भी दो तरह की चीजें होते हैं एक्सेलरेशन में, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड में बोला जाता है, जैसे हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक नया टर्म डिफाइन नहीं किया गया है कि एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड को हम लोग ये बोलेंगे। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, तो इट इज द rate of change of velocity। सिंपल सा चीज है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसके मैं यूनिट की बात कर लेता हूँ पहले। ये यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात कर लेता हूँ, डायमेंशन कितना हो जाएगा, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो एम के पावर 0 हो गया, लेंथ के पावर 1 हो जाएगा और टाइम के पावर -2 हो जाएगा। तो दिस विल बी द डायमेंशन। ये हो गया हमारा डायमेंशन, यूनिट हो गया। और ये कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होंगे। तो हमें जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट मीन्स हमें वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट देखना पड़ेगा और साथ ही साथ डायरेक्शन को भी कांस्टेंट देखना पड़ेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि इफ acceleration is constant, ऐसे नहीं स्टेटमेंट में दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाएगा तो मीनिंग अलग हो जाएगा। if acceleration is constant, that means magnitude as well as direction is constant। लेकिन कई जगह पे इसको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की तरह भी एज्यूम कर लिया जाता है। अभी हम लोग जितने भी बातें करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन में खास करके, उस समय हम लोग एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रखेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए हम लोग साइन यूज करेंगे, प्लस और माइनस साइन, ये मैं आगे के लिए बताया बस। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब इसमें दो चीजें आती हैं एक्सेलरेशन में, पहला आता है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, एवरेज एक्सेलरेशन is equals to change in velocity upon time taken। change in velocity upon time taken। और क्योंकि एक एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मान लो कि कोई भी पार्टिकल था जो t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी रख रहा था,
और t2 टाइम पे इसके पास वेलोसिटी था v2, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइड t2 माइनस ऑफ t1, और v1 और v2 दोनों डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो इसको याद रखेंगे हम लोग बेसिकली, द एवरेज एक्सलेशन अपॉन डेल्टा टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस एवरेज एक्सलेशन भी पूछा जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सलेशन कितना हो जाएगा, सिर्फ वो हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऐसे लिखें। अगर वन डायमेंशन में होता है तो डेल्टा वी वेक्टर फॉर्म में लिखने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन अगर वेलोसिटी दो डायमेंशन में यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये कि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिख करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, और स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं जब दो डायमेंशन में निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये दो फॉर्मूला है मेनली, इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुआ, मतलब कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन कितना होगा, बराबर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट लगाना पड़ता है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ऐसा हम लोग लिखते हैं। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, 12th में वापस से पढ़ाया जाएगा लिमिट, और उसमें समझ में आ जाएगा। हमारे जो काम का चीज है, दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, dv बाय dt। और क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको इस जगह पे वेक्टर लगा दूंगा, और मैग्नीट्यूड देना होता है तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। एक और फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और एडवांस क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इसी पे बेस्ड होते हैं। तो देखो, एक्सेलरेशन को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। मैंने क्या कर लिया, इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, तो ये जो dx है और ये जो dt है, इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, तो ये बन जाएगा dv बाई dx, और साथ में क्या आ गया, dx बाई dt। वी dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, dx बाई dt इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे मेरा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा v dv बाई dx। इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, तो एक्सेलरेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू v dv बाय dx। ये, अब चलो इसके डायरेक्शंस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो दो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो सकता है, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हमें क्या गिवन है, डिपेंड उस पर करता है। मान लो हमारे पास पाथ गिवन है, तो पाथ से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा ये हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स टी कर्व चाहिए या फिर वी टी कर्व चाहिए, ये दोनों में से कोई कर्व मिल जाएगा तो हम लोग हमेशा एक्सेलरेशन को बता सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या है, अगर तुमसे बोला जाए इफ द स्पीड of the particle is increasing, इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। हाँ, मतलब एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान देना, मैंने ये नहीं बोला, तुम लोगों ने क्या बोला, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये गलत है।
एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये सही है। कैसे? अगर एक्स वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो ऑफ कोर्स इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा। दिस इज केस वन। केस टू में क्या है? मान लो कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में होना पड़ेगा, तभी इसका स्पीड बढ़ सकता है। सो दिस इज केस टू। मेरी बात समझ में आई? ठीक है क्या? इधर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, और इधर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है क्या? सेकंड स्टेटमेंट कि इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग implies क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन इज इन opposite direction of अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, क्या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पीड बोल सकते हैं क्या? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पीड बोल सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि स्पीड के पास डायरेक्शन ही नहीं होता है, तो डायरेक्शन कैसे बता रहे हैं? चलो ये चीज हो गया। तो इसमें भी दो केसेस हैं, मैं उसे तुम लोग को अच्छे से बता देता हूँ, और इस तरीके से सोच समझ करके तुम्हें हमेशा आंसर देना है कि जैसे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स पीछे डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, दोनों में से कोई भी नाम लिया जा सकता है। डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। सर डाउट है बोलो। सर, अगर एक्सेलरेशन और कोई डायरेक्शन में हुआ तो, जैसे उसके बारे में हम लोग ये भी वन डायमेंशन की बातें हो रही है, ठीक है? अच्छा तो ठीक वन है डायमेंशन में ही ओके होगा, सर। वो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ेंगे। और भी ज्यादा एंगल होंगे तो वो हम लोग पूरा रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है, तो वो अभी इस चैप्टर में नहीं है। सो दिस इज पॉजिटिव, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और अगर केस टू में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है क्या? अब आगे हम लोग चलते हैं। ये जो दो चीजें हैं इसे हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि डिपेंड इसी पे करता है। कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग थोड़ा साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो मैं साइन कन्वेंशन को बता देता हूँ। जो हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, कोई भी वेक्टर आएगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे, और नेगेटिव डायरेक्शन में जो भी चीज होंगे उस वेक्टर को हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, साइन कन्वेंशन का हम्म तो साइन कन्वेंशन का एग्जाम्पल मान लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ वन डायमेंशन की बातें करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स में यूज होगा काम। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब तो फिर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों यूज हो जाएगा। तो कार्टेशियन सिस्टम को यूज करेंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में जो भी वेक्टर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे पॉजिटिव लिया जाएगा, जो भी वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे नेगेटिव लिया जाएगा, जो भी वेक्टर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है उसे पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो भी वेक्टर्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है उसे नेगेटिव लिया जाएगा। अब इसमें एग्जांपल समझो।
बोलो, ए वेक्टर को पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये नेगेटिव एक्स साइड में है तो इसे नेगेटिव बोलेंगे, नहीं। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है? हाँ, तो इसे पॉजिटिव बोलेंगे। और बी को क्या बोलेंगे? नेगेटिव। सिंपल है। तो जैसे अगर ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा हो और ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा हो, तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव बनेगा और ये वेक्टर भी तुम्हारा नेगेटिव बनेगा। आई थिंक अब क्लियर होगा तुम लोगों को। अब इसमें हम लोग वापस से दूसरी चीज करते हैं, दैट इज डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ज्वाइन करो वापस से। चलो, तो देखो इस जगह पे डायरेक्शन, तो देखो ऊपर हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, ये हम लोगों ने डायरेक्शन निकाला है कि किस तरीके से डायरेक्शंस वगैरह ले सकते हैं। स्पीड के लिए तो हम लोगों ने बोल ही लिया किस तरीके का डायरेक्शन हम लोग लेंगे, है ना। स्पीड के लिए ऐसा एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा चीज, हम लोगों ने जब साइन कन्वेंशन यूज किया, तो साइन कन्वेंशन के लिए ऊपर वाले नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया। और फिर जब हम लोग बात किए डायरेक्शन का एक्सटी कर्व से, तो पैराबोला अपवर्ड को सिर्फ हम लोग को क्या बोलना है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और पैराबोला डाउनवर्ड को सिर्फ नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलना है, इतना ही काम है। और जब वीटी कर्व को देखेंगे, तो वीटी कर्व में हमें क्या यूज करना है? जब भी स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जब भी स्लोप नेगेटिव होगा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, जब भी स्लोप नेगेटिव होगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव। इस ध्यान रखना। हाँ, इस पे क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो एक्स डायरेक्शन। तो अगर ऐसा है तो पूछा गया देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या है? इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई,
तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, निकालो। -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा 5 i कैप, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -5 i कैप। दोनों के वैल्यूज को पुट कर लो, फाइनल हो जाएगा -5 i कैप, और माइनस ऑफ इनिशियल इज 5 i कैप, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लगा, 2 लगा। तो इधर से आ जाएगा -10 i कैप डिवाइड बाय 2 विच इज -5 i कैप। ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में निकलेगा। जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड बताते हैं, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन का काम चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड में ही चीजें चलता है। लेकिन जब तक वेक्टर डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे, हमें ये वाला चीज नहीं समझ में आएगा, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस 0 क्यों नहीं हुआ, ये डबल कैसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि एक आदमी था जो कि सर्कल में चल रहा था। तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल करने में उसे टाइम लगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड फॉर 1 रिवॉल्यूशन लगा। तो बोला गया कि द पर्सन if the person moves with constant speed of 5 meter per second, then find acceleration। सॉल्व करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो यहाँ पे जो पार्टिकल था वो इनिशियली इस जगह पे था, तो वो ऊपर जा रहा था, और फाइनली वो इस जगह पे पहुंच गया। इस टाइप की चीजें मैंने पहले भी कराए थे, वेलोसिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, पहले तो मुझे वो देखना पड़ेगा। देखो, वो यहाँ पे दे रखा है 20 सेकेंड लग रहा है 1 रिवॉल्यूशन के लिए। तो क्या 1 2 3 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लूँ, तो वो जो टाइम लगेगा 20/4 विच इज 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड लगने वाला। अब एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वी फाइनल कितना हो जाएगा, ये है फाइनल 5 माइनस में आई कैप, तो -5 i कैप, और ये कितना हो जाएगा इनिशियल 5 j कैप। तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लगा है, 5 लगा है। तो मेरा आंसर आ जाएगा -5 i कैप -j कैप। सो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप के सेम कैलकुलेशन जो है हम लोग रिलेटिव मोशन में करेंगे। अभी तो मैंने फिलहाल सिंपल के लिए बता दिया, रिलेटिव मोशन में भी हम लोग सेम क्वेश्चंस करेंगे, जो कि वेक्टर फॉर्म में डील करना होता है। और फिर वहां पे हम लोग डायरेक्शन भी देखते हैं। डायरेक्शन कितना आया, -5 i कैप -j कैप। तो अगर एक्स वाई एक्सिस बनाए तो -i कैप इधर होगा, -j कैप इधर होगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, एवरेज वाला। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं।
तो ये हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह कर लिया। अब मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी करते हैं। काफी सिंपल सा चीज है जो कि तुम लोगों ने 10th में 9th 10th में पढ़ रखा होगा। मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी, हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एस क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर एस हमें डिस्टेंस लेना है तो वी क्या होना चाहिए? स्पीड। और अगर एस तुमने लिया डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट लेना है, मतलब अगर वी तुम्हें वेलोसिटी लिया है तो तुम्हें यहाँ पे एस क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बताया है, ये इरोडो में भी कॉन्सेप्ट लगा है। तो देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि यार कुछ तो नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सर, हाँ बोलो। स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी बोल सकते क्या? हाँ देखो, अब स्पीड की बात करूंगा और वेलोसिटी की बात करूंगा, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन, क्या मैं बोल सकता हूँ? इक्वल्स टू वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस है तो, लेकिन अगर एवरेज की मैं बात कर रहा हूं तो एवरेज के केस में जो एवरेज स्पीड होगा और एवरेज वेलोसिटी होगा, इसका क्या कंपैरिजन दिया जा सकता है बोलो? एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम लोग? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। और एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कौन स्पीड। ज्यादा होता है? डिस्टेंस ज्यादा होता है या डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस ज्यादा हुआ ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो इक्वल होगा, और अगर स्ट्रेट मोशन नहीं हो रहा है तो स्पीड वाला तो ज्यादा ही होगा। Starts moving in x direction in, इसको हटाता हूँ मैं, in east direction with 5 meter per second for 2 seconds, and after that they moved in the direction of 37 degree east of north with 5 meter per second for 4 seconds. Then find its displacement vector. सॉल्व करो इसको।
चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो वो किस तरीके से मूव कर रहा है। हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बना लिया मैंने। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। तो पहले वो इस डायरेक्शन में चला 5 मीटर पर सेकेंड से, ईस्ट के डायरेक्शन में 5। कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड के लिए। दस तो 2 सेकंड के दस लिए अगर वो मीटर चलेगा तो दस कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? मीटर। और 5 मीटर पर सेकेंड से चला है इतने टाइम के लिए, 4 सेकंड के लिए, है ना? 4 सेकंड के लिए। और एंगल 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के साथ 37 बन रहा है। नॉर्थ के साथ 37 बना रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चल गया? 20 मीटर, है ना? और एंगल ये वाला कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया था मैंने 12 इस जगह से। तो ये डिस्टेंस 20 cos 53 विच इज इक्वल्स टू cos 53 3/5 12। और ये कितना हो 16 जाएगा? तो चीज है, अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो 22 हमारा 10 + 12 16 22, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो जाएगा 22 i कैप प्लस 16 j कैप। अब इसको जनरली हम लोग एंगल्स में डिनोट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड बोला जाएगा √22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। और ये थीटा अगर मुझे निकालना है तो थीटा हो जाएगा 16/22। तो मैं बोलूंगा थीटा इज इक्वल्स टू 8/1 इन। तो डायरेक्शन के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग? थीटा डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लेना पड़ेगा अगर थीटा तुम्हारा ईस्ट के। तो थीटा डिग्री ये ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, थीटा है कितना? ये। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? दिस मच। ये चीज समझ में आया क्या? हाँ सर। हम्म। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म